भारत माता की जय। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर। आज एक बहुत स्पेशल चैप्टर, बहुत डिफरेंट चैप्टर में लेके आया हूं। नॉट फॉर द क्लास 10th परस्पेक्टिव बट ओवरऑल, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, तो ये चैप्टर हमारी भारतीय स्वतंत्रता के बारे में है, भारतीय इंडिपेंडेंस के बारे में है, भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने कम उम्र में अपनी परवाह न करते हुए इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी। चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो मदन लाल ढींगरा हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लाला लाजपत राय हो, ऐसे तमाम स्वतंत्र सेनानी की वजह से ही आज मैं और आप और ये पूरा भारत देश आजाद है। आजाद है हमारे स्वतंत्रता से, आजाद है हमारे उन वीर सेनानियों की वजह से जिन्होंने ये नहीं परवाह करी कि वो कौन है, परवाह करी तो इस बात की परवाह करी कि ये देश क्या है। आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है, 10th तो यार मैं मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट ये चैप्टर को 2 मिनट एक मार्क्स को हटाकर अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ नॉलेज, एक प्रोसेस की तरह देखोगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता क्या होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इस चैप्टर को आजादी के वे में पढ़ाने वाला हूं, तो अगर कोई बच्चा 10th के बेसिस पर आया उसको वो तो मिलेगा ही, बट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा नॉलेज भी दूंगा मैं आपको, ताकि आपको पता चले वो हिडन हीरोज, वो हिडन लोग जो हमारी एनसीईआरटी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं समझते उन्हें डालना। तो उन एजुकेशन चीज़ों को हमारी एनसीईआरटी पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं देती है, बट मेरा फर्ज बनता है बीइंग अ टीचर कि मैं आपको हर वो चीज़ से रूबरू करवाऊं जो हमारे देश में हुई थी। ऑब्वियसली बात है मैं सब कुछ तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक समय का भी कंस्ट्रेंट, एक लिमिट भी है, बट ट्राई करूंगा कि आपको ये चैप्टर आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता की कहानी कैसे स्टार्ट होती है? ये लगभग बात होती है 1700 की, इवन 1700 से भी पहले की। एक कंपनी जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक्चुअली भारत आती है ट्रेड करने के लिए। इनको लगता है कि भारत में बिजनेस अच्छा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे, तो भारत का ट्रेड अच्छा हो सकता है, बिजनेस अच्छा हो सकता है, तो ये आती है, धीरे धीरे ट्रेड करती है, यहाँ से सामान ब्रिटेन बेचती है, इंग्लैंड बेचती है, धीरे धीरे ये सब होता है। बट ट्रेड के आड़ में, ट्रेड के आड़ में इन्होंने सोचा यार नहीं, हमको तो भारत को है ना एक टेरिटरी बनाना है। क्या बनाना है? एक टेरिटरी बनाना है। ट्रेड करके क्या करेंगे, धंधा करके क्या करेंगे? अगर टेरिटरी बनाने तो पूरा भारत देश ही हमारा नहीं हो जाएगा, पूरा भारत देश ही हमारे काबू में नहीं आ जाएगा। तो बोला यार धंधा तो ठीक है, धंधे के साथ है ना पूरे देश को आपस में कब्जा कर लेते हैं। तो फिर थोड़े बहुत वॉर होते हैं। उस समय राजा लोग बड़े रूल करते थे, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, मराठा एम्पायर हो, अफगान एम्पायर हो, सिख एम्पायर हो, इनके बीच में फिर वॉर्स होते हैं ब्रिटिशर्स और इनके बीच में, जैसे आपने सुने होंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ऐसे तमाम होते हैं। धीरे 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 ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते जाते हैं। वो पहला ही बार था 1857 के अंदर, जब भारत देश में सबसे पहली क्रांति हुई थी। ये सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके अंदर आपने शायद नाम सुना हो, मंगल पांडे, तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ऐसे तमाम लोगों ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वॉर लड़ने की कोशिश करी। ऑल्दो 1857 की जो जंग थी वो हम हार गए थे, वो एक फेलियर था, बट ये वो साल था, ये वो दिन था जब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया था कि अब हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है, हमें ब्रिटिशर्स को हराना है, ब्रिटिशर्स की इस जो आज़ादी छीन रखी है हमारी, इस आज़ादी को हमें वापस लेना है और भारत को आज़ादी दिलवानी है। तो भारत के रेफरेंस में ये पहले आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है सर इसके बाद? इसके बाद
साल आता है। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कहानी के अंदर, क्योंकि अब ये बहुत बेसिक कहानी है, मतलब पढ़ने को तो आप बहुत डिटेल में जा सकते हो, बट हमारे 10th में उतना नहीं है। 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। जो पहले बंगाल था वो हिंदू और मुसलमान के रेफरेंस में एक वेस्ट बंगाल बना दिया था और एक ईस्ट बंगाल बना दिया गया था। ईस्ट बंगाल जो था वो मुसलमान वालों लोगों को दिया गया था और वेस्ट बंगाल हिंदू लोगों को दिया गया था। इसमें भी काफी कश्मकश हुई थी कि क्यों ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की हमेशा से एक फिलॉसफी रही है सर, सिंपल सी फिलॉसफी है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, बस ये चाहते हैं कि सामने वाले देश, सामने वाली कम्युनिटी को तोड़ दो, तोड़ने के बाद रूल करो, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेज हमेशा ही ऐसे रहे, इनकी कोई क्या बोलते हैं ना, इनका कोई जमीर नहीं होता है। हाँ लिटरली बोल रहा हूं, इनका कोई जमीर नहीं होता है। ये बस चाहते हैं कि आप इनकी कठपुतली बने रहो, तो डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी फॉलो करते थे। अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स थी। अच्छा हुआ कब था ये? 1914 से 1918 के बीच। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पार्टीज थी, एक का नाम था सेंट्रल पावर्स और एक का नाम था अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर। यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और लेटर ऑन यूएस भी आ गया था। ये कुछ लोग थे और जीत हुई थी अलाइड पावर्स की। जीत किसकी हुई थी? अलाइड पावर्स की। ये लोग जीत गए थे। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इंडिया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ईदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ईदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम हमेशा से एक डिफेंडिंग कंट्री रहे, हम कभी भी अटैकिंग कंट्री नहीं रहे, हमने कभी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करी। तो बट हम सर ब्रिटेन के अंडर तो थे ना, तो ये ब्रिटेन वाले बड़े बेकार थे। ये हमारे देश से सैनिकों को लेके जाते थे उधर, क्या झांसा देके, झांसा ये देते थे कि बेटा तुम अगर हमारे लिए लड़ोगे ना, हम तुमको पैसा देंगे, खाना देंगे, रहने की जगह देंगे। तो जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो बेचारे महंगाई से परेशान थे, गरीबी से परेशान थे, तो वो इस ऑफर को लेकर चले जाते थे ब्रिटेन कि भाई चलो कुछ वॉर करेंगे, पैसा मिलेगा, घर पे पैसा जाएगा। ये बड़ी दिक्कत थी। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत गंदा इंपैक्ट हुआ हमारे भारत देश के ऊपर, काफी गंदा इंपैक्ट हुआ। ऑल्दो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट भी नहीं ले रहे थे, फिर भी हमको इसका झांसा मिला। तो सबसे पहले तो भैया न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई थी, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और पैसे के लिए इन्होंने हमारे देश में इनकम टैक्स लॉन्च किया था। देखो बहुत इंक्रीज हो गया था डिफेंस में, डिफेंस मतलब ये आर्मी वगैरह में काफी खर्चा, टैक्सेस को रेस किया गया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जितना पैसा भारत से मिले वो सारा पैसा वॉर में लगा दो आप। फिर देखो प्राइसेस इंक्रीज हुई, एक्सट्रीम हार्डशिप होने लगी, काफी दिक्कतें होने लगी, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। और सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता था? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती लोगों को उठाते थे, जबरदस्ती लेके जाते थे वॉर में, मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई फर्क नहीं। 1918-1919 के बीच में क्रॉप फेलियर हुआ, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड होना चालू हो गई, काफी लोग खत्म भी हुए इसमें। फिर एकेडमिक आया, 13 मिलियन लोग, 1.25 करोड़ लोग इससे कहीं ना कहीं घृणित हुए। तो सोच के देखो यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम पार्ट ले भी नहीं रहे थे, बट स्टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत गहरा इंपैक्ट, गहरा सदमा हमारे भारत देश को दिखा। अब सर इतना कुछ हो गया, इसी के बीच में आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। कौन आते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। कहां से आते हैं सर? साउथ अफ्रीका से आते हैं। ये एक्चुअली वहां पढ़ाई करने गए थे, तो साउथ अफ्रीका से ही आते हैं 15 के अंदर, 1915 के अंदर। अब उस समय भी इन्होंने एक अपार्थाइड पॉलिसी चलती थी 9th में, याद है? साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था व्हाइट्स के अगेंस्ट में, तो वो वाली दिक्कत थी। तो 1915 में जब ये भारत आते हैं तो इतने फेमस तो थे ही नहीं, तो ये अपना एक आइडिया लेके आते हैं जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई के लिए लड़ना, बट बिना हिंसा के, बिना मारकाट के, बिना वायलेंस के, बिना कोई वॉर के। आप शांति प्रिय से जीत लो, उतना काम है।
और पूरी सोच जो अगर आप गांधी जी की टटोलोगे ना तो आपको एक वर्ड दिखेगा, नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा यानी बिना किसी मार काट के, बिना किसी वॉर के वॉर जीतना है। कहीं हद तक ये फिलॉसफी सही भी है कि हाँ, वॉर में ऑब्वियस सी बात है हानि तो दोनों साइड से होती है, बट ये फिलॉसफी इतनी अड़िग फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको चेंज ही ना करो। और गांधी जी ने कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये किया कि वो फिलॉसफी बहुत अड़िग हो गए, और लेटर ऑन फिर जो पार्टी थी कांग्रेस, उसी पार्टी से लोग अलग होते गए, क्योंकि गांधी जी एक अड़िग फिलोसॉफी को फॉलो करते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिर भारत को आजादी मिली। तो फिर ये सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं 3-4 जगह, है ना, ये मैप भी आता है। 1917 में ये चंपारण जाते हैं, बिहार में जो है, कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं बिहार में, ताकि पीजेंट्स फार्मर्स को ये प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह सिखा पाए। फिर 1917 में ही ये जाते हैं खेदा, जो गुजरात के अंदर है, ये खेदा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, वहां पर भी ये पीजेंट्स वगैरह को, ताकि इनकी डिमांड थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को कम किया जाए, रेवेन्यू को कम किया जाए। फिर 1918 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद जाते, और अहमदाबाद के अंदर एक कॉटन मिल वर्कर्स के साथ एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ये 3 जगह। अच्छा, एक चीज, हमारी एनसीईआरटी बार बार गांधी जी को महात्मा वर्ड से बोलेगी, बट सॉरी टू से मैं गांधी जी को महात्मा नहीं बोलूंगा। हाँ, गलती से निकल जाए तो वो एक अलग बात है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अगेंस्ट हूं कि वो एक महात्मा थे। हाँ, मैं इसके अगेंस्ट हूं, एंड ही इज नॉट ईदर द फादर ऑफ द नेशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ही इज नॉट इन द फादर ऑफ द नेशन। मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी फोटो क्यों हमारे नोट्स पर आती है। तमाम ऐसे स्वतंत्र सेनानी हुए और तमाम ऐसे लोग हुए जिनकी वजह से आजादी मिली। No doubt, he was the person, he was the leader who was leading the war front, who was leading the struggle, but he was not the only person. सिर्फ अकेले पर्सन नहीं थे वो। मेरा मानिए तो सुभाष जी का फोटो लगाइए, भगत सिंह का फोटो लगाइए, राजगुरु का लगाइए, चंद्रशेखर आजाद का लगाइए, वल्लभ भाई पटेल का लगाइए, बट पता नहीं क्यों क्यों हमको वो पॉलिटिक्स पढ़ाई गई, क्यों हमको वो एनसीईआरटी पढ़ाई गई जिसमें टटोल टटोल के हमेशा गांधी जी को महात्मा बोला गया। नहीं समझ आती मुझे ये बुक, नहीं समझ आता मुझे ये ज्ञान, जहां एक इंसान को आप सर पर चढ़ा देते हो और दूसरों की बलि चढ़ा देते हो, पता नहीं क्यों। बट खैर, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे ये फेमस हुए गांधी जी, और उस समय ब्रिटिशर्स एक एक्ट लॉन्च करते हैं। उस एक्ट का नाम होता है रॉलेट एक्ट। उस एक्ट का नाम होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के पास वो पावर आ गई थी कि 2 साल के लिए वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल सकते थे बिना कोई ट्रायल के। यानी आप किसी नेता को उठाओगे, जेल में डाल दोगे, कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं, कोई जज के सामने ट्रायल नहीं। सरासर गलत, सरासर गलत, कि भाई ऐसे तो हमारी जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो रुक जाएंगे। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में एक एक्ट लॉन्च करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी लोगों को बोलते हैं कि प्रोटेस्ट करिए, स्ट्राइक्स करिए, अगेन अहिंसावादी सोच, अहिंसा से। एग्रीड, बढ़िया तरीके से ये होता भी है, धीरे धीरे चलता भी है। आइए पहले इसको रीड करते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो देखो, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, काफी अपोजिशन किया था, और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में फिर रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, रैलीज ऑर्गेनाइज करेगी, वर्कर स्ट्राइक पर गए, काफी सारी चीजें गई। अब इसी बीच में एक जगह अमृतसर पंजाब के अंदर हाल थोड़े बिगड़ जाते हैं, और 13 अप्रैल सन 1919, भारत के इतिहास में एक बहुत खराब डेट, 13 अप्रैल सन 1919, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि लेट्स शो द इंडियंस हु आर ब्रिटिशर्स, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कौन है ब्रिटिशर्स। तो उस समय एक संगीन जलियांवाला बाग का कांड किया जाता है। जनरल डायर, उस समय मार्शल लॉ इम्पोज था, यानी मिलिट्री के पास पावर थी। जनरल डायर जलियांवाला बाग पर आते हैं, वहां लोग निहत्थे थे, कोई वॉर वेपन्स वगैरह कुछ नहीं थे। बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, अनअवेयर थे। जनरल डायर आता है, एंट्री एग्जिट्स को बंद करवाता है, और अपनी जो सैन्य टुकड़ी होती है उसको बोलता है ओपन फायर। सोच के देखो, ये अंग्रेज वो लोग थे जिनका जमीर इतना गिरा हुआ, ये निहत्थे लोगों को मारना प्राउड समझते हैं,
निहत्थे लोगों को मारना, एक छोटे बच्चे को मार दिया, एक गर्भवती महिला को मार दिया, एक बड़े इंसान को मार दिया। कौन हो तुम अंग्रेज? और इस दिन रखा गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट। खराब चीज, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या चीज करी थी यार। ये जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ ऐसा होता है। तो देखिए 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में फायर कर देती है पीसफुल प्रोटेस्टेशन को। फिर मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है, जहां पर पावर मिलिट्री के हाथ में आ जाती है, जनरल डायर के हाथ में पावर आ जाती है। 13 अप्रैल को इनफेमस, क्योंकि गंदे तरीके से फेमस हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ इंपोज्ड है। वो आता है, फायर वगैरह लगाता है, और जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज फैलती है तो लोग गुस्से में आते हैं, गुस्से में आते कि यार ये क्या हुआ, निहत्थे लोगों को मारा तुमने, हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया। तो लोग गवर्नमेंट को मारना चालू कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को मारना चालू कर देते हैं, सोल्जर्स को मारना चालू कर देते हैं। हाल बेहद खराब हो जाते हैं, बेहद हाल खराब हो जाते हैं। और इस समय फिर गांधी जी बोलते हैं लेट्स एंड द मूवमेंट, मूवमेंट को बंद कर दो। वही तो है, उनको हिंसा पसंद ही नहीं थी। अगर उस समय थोड़ा सा जज्बा और आ जाता, उस समय लोगों के अंदर आक्रोश था, वो आक्रोश को अगर आप स्ट्रगल में ट्रांसफर कर देते तो शायद 1920 1921 के अंदर ही भारत आजाद हो जाता, 26 साल पहले ही गुलामी से आजादी मिल जाती। बट नहीं, हमें तो अहिंसा का पाठ पढ़ाना जरूरी था, हमें तो अहिंसावादी सोच को प्रमोट करना जरूरी था। तो गांधी जी ने ये सही समझा। बहुत लोगों को जलियांवाला बाग की स्टोरी तो पता है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ। बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। बट मेरा फर्ज बनता है, भले कोई यूट्यूब पे ना पढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद के लिए पढ़ा रहा हूं। मुझे पसंद है कि मैं उन वीर स्वतंत्र सेनानियों के बारे में आपको दिखाऊं कौन थे वो लोग। ये जो आपके सामने ये दिख रहे हैं, ही इज जनरल डायर, जो उस समय जलियांवाला बाग पर प्रेजेंट थे। ही इज जनरल डायर। बट इसके पीछे जो असली रंजिश थी कि जनरल डायर को हुक्म किसने दिया था कि आपको वहां पर जाकर निहत्थे लोगों को मारना है, वो हुक्म दिया था उस समय के पंजाब गवर्नर माइकल और डॉर को। ये इसके पीछे मेन इंसान थे, जो गवर्नर थे। ये तो कठपुतली थे, बट ये थे मेन इंसान। अब होता क्या है, उसी रात जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, एक इंसान जिनका नाम था उधम सिंह, ये उधम सिंह उस रात वहां जाते हैं, देखते हैं कि ये चीजें हुई है, और मन ही मन में एक संकल्प लेते हैं कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने निहत्थे लोगों को मारना प्राउड समझा है। तो अब ये पंजाब छोड़ के भग गए थे। क्या होता है ना, अंग्रेज है भगोड़े होते हैं, इनके क्या जब सांस कांपते ना भग जाते हैं, ये होता है। तो माइकल और डॉर उसको पता था भाई ये अपना तो हो गया, अपन भग लेते हैं। अब ये भग गए तो उधम सिंह ने सोचा मैं इसको लंदन में जाके मारूंगा जहां पर ये है। धीरे धीरे फंड्स इकट्ठा करते हैं, ट्राई करते हैं, पासपोर्ट वीजा फेक, कैसे ना कैसे ये पहुंचते हैं वहां पर, है ना। ये वहां पर पहुंचते हैं लंदन में। अब वहां पर बंदूक भी अरेंज करी जाती है, पिस्टल अरेंज करी जाती है। वहां पे इनको पता चलता है इनकी एक मीटिंग है जो कैक्सटन हॉल में है। एक वहां पर जगह है कैक्सटन हॉल, वहां पर एक मीटिंग है। तो ये जाते हैं एक बुक लेकर। वहां पर तो चेकिंग भी होगी ना, कैसे ही थोड़ा ना अरे करो, सूट बूट टोपी वोपी पहन कर मस्त जाते हैं उधम सिंह। एक बुक लेके, बुक में एक बंदूक के शेप में एक ऐसे पेपर फाड़े हुए थे ताकि उसमें बंदूक चले जाए, किसी को शक भी ना हो। तो अंदर जाते हैं, ये भाई साहब वहां पर स्पीच दे रहे थे। स्पीच ये दे रहे थे कि ऑन द 13th अप्रैल 1919 वी सेट एन एग्जाम्पल, हमने भारतीयों को मार के एक बड़ा काम किया है। उधम सिंह बंदूक निकालते हैं, धम 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 धम, खत्म। और वहीं माइकल और डॉर की मौत हो जाती है। ऑब्वियस बात है वहां से भागे नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम वार करते हैं, सामने से करते हैं, हमें कोई भगने का शौक नहीं। उधम सिंह डट के खड़े हुए, जज वगैरह के पास गए, ट्रायल्स हुए। जज ने पूछा कि क्यों किया आपने ये काम? तो बोले आप अंग्रेज लोग हमें इतने सालों से गुलाम बनाए रखे हो, आपने हमारी आजादी छीनी है, तो मैं इस दरिंदे को मारना पाप नहीं समझता, और मैं इसमें फील करता हूं कि मैं प्राउड हूं। और जब जज ने उधम सिंह का नाम पूछा तो सोचिए क्या नाम बोला उधम सिंह ने। उधम सिंह ने अपना नाम बोला मोहम्मद आजाद
सिंह, है ना? क्या नाम बोला? मोहम्मद सिंह आजाद, यही है जितना है। मुझे अगर कंफ्यूजन हो गया तो इधर उधर हो गया होगा। जो डिपिक्ट करता है 3-4 रिलीजन्स को, मोहम्मद इज मुस्लिम, आजाद, फिर सिख, फिर अलग अलग हिंदू रिलीजन। तो इस तरीके से उन्होंने एक परचम लहराया। आज उधम सिंह को आप नहीं जानते होंगे, जितना मेरा अंदाज कहता है हमारी 90% 95% ऑफ द व्यूअर नहीं जानती होगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी समझती ही नहीं है उधम सिंह को कुछ। देखिए एनसीईआरटी में उधम सिंह का नाम लिखा हो, देखिए देखिए देखिए, या कोई यूट्यूबर ने उधम सिंह के बारे में पढ़ाया हो? नहीं सर, हम नहीं पढ़ाएंगे। हमको गांधी जी की फिलॉसफी को फेमस करना है, नॉन वायलेंस को फेमस कर रहे। घंटा नॉन वायलेंस। देश नॉन वायलेंस से आजाद नहीं हुआ था, देश वायलेंस से आजाद हुआ था। देश में इन जैसे लोग की दरिद्रता से डेथ करी गई और इन जैसे लोगों की भी डेथ करी गई। हाँ, सेलिब्रेट कहां करते हैं आज हम इनको? अगर सेलिब्रेट करते होते तो तुमको एनसीईआरटी में पढ़ा नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ाते तुमको एनसीईआरटी में? कभी सोचो क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में? क्यों नहीं पढ़ाते? कारण है, अगर पढ़ा दिया तो तुमको असली सच पता चल जाएगा भारत की आजादी का। और ये नहीं चाहते कि तुमको असली सच पता चले, ये चाहते हैं कि एक ही इंसान पे फोकस हो, दैट इज गांधी जी। ये दिक्कत है सर, ये दिक्कत है, क्या करें? खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद गांधी जी ने सोचा यार कोई मूवमेंट तो है नहीं, एक मूवमेंट चालू करने की इन्होंने हॉड़ लगाई, एक मूवमेंट चालू करने की इनको एक ज्वाला दिखी। याद करिए मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इधर दिखाया था, ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद है आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, हार्श ट्रीटी थी। और ओटामान भी डर रहा था कि भाई जैसे जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी साइन हुई है तो मेरे ऊपर भी हो सकती है, मैं कौन सा दूध का धुला हूं, मैं भी तो उसी घाटी का आया हूं। तो इनकी भी लड़ाई ब्रिटेन से, हमारी भी लड़ाई ब्रिटेन से। तो ओटामान एम्पायर भारत के पास जाता है एक शरण लेने, और ये शरण गांधी जी को दिखती है मुसलमान की। ये ओटामान एम्पायर टर्किश एम्पायर था, मुसलमान एम्पायर था। तो गांधी जी को देखा हिंदू मेरे तरफ है, मुसलमान इनके तरफ है, अगर यूनाइट हो गएंगे तो एक बड़ा मूवमेंट चालू हो जाएगा, एक बड़ी चीज चालू हो जाएगी। तो इनको दिखता है ये इशू, इस इशू को बोलते हैं खिलाफत इशू, जो इनके स्पिरिचुअल गुरु है खिलाफा। ये देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की, और इनको भी ये था कि भाई हार्श ट्रीटी ना हो जाए। तो फिर इसलिए कमिटी बनाई जाती है, खिलाफत कमिटी, बॉम्बे के अंदर। दो भाई आते हैं गांधी जी के पास, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई आते हैं, मुस्लिम लीडर्स आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। बात करते हैं कि ऐसा ऐसा मूवमेंट है। फिर गांधी जी कांग्रेस के अंदर ये बात रखवाते कि हम ऐसा ऐसा मूवमेंट चालू करना चाह रहे हैं जिसमें प्रोटेस्ट होंगे, स्ट्राइक्स होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई इनको। और फिर कलकत्ता सेशन के अंदर, एट द कलकत्ता सेशन, इन्होंने कन्विंस किया, गांधी जी ने कन्विंस किया कि ऐसा मूवमेंट चालू करे, कलकत्ता सेशन 1920 के अंदर। और फिर इस मूवमेंट का नाम रखने वाले थे हम नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। क्या मतलब होता है? असहयोग आंदोलन, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज, उस बुक के अंदर गांधी जी ने लिखा था कि आज अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के अंडर में है तो उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम लोगों ने ही ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट किया है। तो हिंद स्वराज। अब देखो फिर इन्होंने बताया कैसे मूवमेंट चालू होगा। आप टाइटल्स वगैरह सरेंडर कर दो, जैसे आपके कोई मेडल्स हैं, कोई पोस्ट है, वो सब सरेंडर कर दो। सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया जाएगा, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, काउंसिल, स्कूल, इलेक्शन, सब कुछ बंद किया जाएगा। फिर नागपुर सेशन के अंदर फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। कलकत्ता सेशन के अंदर कन्वेंशन हुआ था और फिर नागपुर सेशन के अंदर इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग लोगों ने पार्ट लिया। 4 लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो सिटीज या मिडिल क्लास, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, प्लांटेशन वर्कर्स। आइए हम समझते हैं इन सबको। जनवरी 1921 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और कब तक चला? और इस देखो फरवरी 1922 तक, एक साल में फिटूस। और करो नॉन वायलेंस। अभी देखो, अभी तुमको पता चल जाएगा कितना सप्रेस करोगे, कितना सप्रेस करोगे। एक लिमिट होती है सप्रेस करने की। तो देखो, तो सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स या मिडिल क्लास, एक ही बात होती है। सबसे पहले तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस, हेडमास्टर, टीचर्स, इन सब ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने छोड़ दिया। इलेक्शंस बॉयकॉट हुए, बट मद्रास में छोड़कर, जहां ब्राह्मण पार्टी ने मना कर दिया था। ये देखो, काउंसिल इलेक्शंस और बॉयकॉट एक्सेप्ट मद्रास। एमसीक्यू का क्वेश्चन, मद्रास
जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी ने बोला भाई हमें तो इलेक्शन लड़ना है क्योंकि हमारे पास ये एक लौता मौका है पावर लेने का, तो इलेक्शन लड़ेंगे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, जो फॉरेन गुड्स उनको जलाया गया जो विदेश से आते थे, और भारत के गुड्स, खादी सुना होगा आपने, खादी लोकल गुड था, बड़ा फेमस गुड था, उसको इंप्रेस किया गया, उसको बढ़ाया गया। देखो इसका दिखेगा अभी ह्यूज बॉनफायर्स में जलाया गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ गया था भाई, सोचो 102 करोड़ से 57 करोड़, कितना कम हो गया। बट प्रॉब्लम क्या आती है, मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई दिस मूवमेंट स्लो डाउन, तो दो कारण थे। पहला तो भाई आपने कपड़े तो जला दिए, अब खादी बड़ी महंगी है तो सब कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, दिक्कत, खादी महंगी है तो आपको फिर वही विदेशों के कपड़े पहनने पड़ेंगे। दूसरा, आपने स्कूल टीचर्स ये वो जॉब्स वगैरह सब छोड़ दी, बट दूसरी जॉब्स के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो है ही नहीं, इंडियन स्कूल्स तो है ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स तो है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, तो अननेसेसरी वापस लोगों को वहां जाना पड़ गया। तो एक तो खादी बड़ी महंगी निकली और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। ये देखो, एक तो खादी बहुत महंगी तो स्लो डाउन हो गया मूवमेंट, और अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। ये इन दिक्कतों की वजह से ये मूवमेंट ज्यादा चला नहीं। फिर आ जाओ पीजेंट्स, फार्मर्स, इनको लीड किया एक इंसान ने, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र फीजी के थे ये, इन्होंने एक सभा बनाई नेहरू जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, औध किसान सभा, किसान मतलब फार्मर के लिए। फार्मर की डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी कि टैक्स कम किया जाए, डिमांड ये थी कि जो रेंट पे हो रहा है वो कम किया जाए। और इनका काम क्या था, क्या बोला था गांधी जी ने इनको, बेटा तुम सर्विसेज देना बंद कर देना, जैसे कॉबलर की सर्विसेज है या तमाम दूसरी सर्विसेज है, हेयर की सर्विसेज, सलून की सर्विसेज, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। तो औध किसान सभा, देखो बाबा रामचंद्र ने इन्होंने लेड किया था, फीजी के थे ये, हाँ फीजी के थे, और बेगार भी करवाते थे। बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना बिना पेमेंट के, मतलब तुमसे काम करवा लिया और पेमेंट नहीं देंगे। फिर उन्होंने सभाएं बनाई, औध किसान सभा बनाई, फिर काफी सारे इसकी ब्रांचेस बनाए गए, देखो 300 से ज्यादा ब्रांचेस बनाई गई। बट क्योंकि विलेजर्स इतने परेशान थे, फार्मर्स इतने परेशान थे, तो वो लूटना चालू कर गए, चीजों को लूटना चालू कर दिया, जैसे कुछ ग्रेन्स मिल गए, वीट मिल गया, या तमाम चीजों की बाजार में लूटना चालू हो गया, तो फिर वो वायलेंट बन गया, देखो लूटना चालू कर दिया, घर लेके जाना चालू हो गया, काफी दिक्कत हो गई इस ये भी मूवमेंट में। फिर आए ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स यानी आदिवासी, आदिवासियों के लिए मूवमेंट था फॉरेस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट। क्या होता था, फॉरेस्ट के अंदर उस समय ट्राइबल लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, और ट्राइबल आदिवासी लोग तो पूरे फॉरेस्ट से ही जुड़े रहते, उनका तो डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट है। तो वहां पर एक लीडर थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। क्या नाम था, अलूरी सीताराम राजू। ये वहां के एक बहुत मिस्टीरियस हीरो माने गए, मानते थे कि लोग इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां कि किसी को भी सही कर सकते हैं, किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं। और गांधी जी के बड़े अच्छे फिलोसोफर थे, फिलोसोफर बोल रहा हूं, बहुत अच्छे फॉलोअर थे। बट गांधी जी की मेन बात नहीं मानते थे, दैट वाज नॉन वायलेंस। इनका मानना था कि यार वायलेंस से जीतेंगे, सही भी था, सही भी था, मैं एग्रीड करता हूं इसके ऊपर। तो गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर ये मूवमेंट हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर। देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया था फॉरेस्ट सर्विस, तो मैंने बताया जैसे अलूरी सीताराम राजू, इसके पास काफी सारी पावर्स थी, किसी को भी सही कर सकता था, गांधी जी की बात करता था, गांधी जी के बारे में लोगों को सिखाता था, बट वायलेंस को सपोर्ट करता था। बट ही asserted that इंडिया कुड ओनली बी लिबरेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स, है ना, वो मानता था कि यार नॉन वायलेंस से तो नहीं हो सकता, इससे ही होगा। और फिर 1924 के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर वो अब नहीं रहा, मतलब वो एक हीरो बन चुका है, बस ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपने आरआरआर मूवी देखी हो, है ना, तो वो आरआरआर मूवी के अंदर, ऐसे तो वो फिक्शनल मूवी है तो बहुत कम उसका है, बट समवॉट मैं मानता हूं कि आरआरआर मूवी के अंदर भी राजू के बारे में थोड़ा थोड़ा वैसे ही पोर्ट्रे किया गया जैसे हमारी बुक पोर्ट्रे करती है, आप विकिपीडिया पे अगर पढ़ोगे तो। प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है एक ही जमीन पर खेती करना, दैट इज प्लांटेशन। उस समय भी ब्रिटिशर्स का एक एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, है ना, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जहां पर प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन लेनी पड़ती थी कि अंदर जाएं बाहर जाएं, परमिशन लेनी पड़ती थी, तो बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, इन लोगों ने तो भैया अपने ही मतलब का नॉन कॉपरेशन समझा, स्वराज का मीनिंग, सत्याग्रह का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग ही समझा। क्या इन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और सबको जमीन मिलेगी, तो ये काम करना ही छोड़ दिया। अरे बेटा, गांधी जी ने ये थोड़ा ना बोला था कि काम छोड़ दो, गांधी जी ने तो बोला था कॉपरेट नहीं करना है, तो ये भी मूवमेंट फेल हो गया। देखो
एक एक्ट चलता था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, याद रखना ईयर भी एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो यहाँ पर विदाउट परमिशन आपको जाने नहीं दिया जाता था, और इनको लगा कि गांधीराज आ रहा है, दे बिलीव दैट गांधीराज वाज कमिंग, तो फिर ये घर चले गए। और अब आप देखोगे तो नॉन कॉपरेशन में चारों कम्युनिटीज ने इंडिपेंडेंस का मीनिंग खुद के लेवल पे लिया। मिडिल क्लास के लिए अपना इंडिपेंडेंस, फार्मर्स के लिए अपना इंडिपेंडेंस, ट्राइबल्स के लिए अपना इंडिपेंडेंस, प्लांटेशन के लिए अपना इंडिपेंडेंस। आपने चारों को पढ़कर आपको ये फील हुआ कि हम देश की बात कर रहे हैं? मेरे को तो फील नहीं हुआ हम देश की आजादी की बात कर रहे हैं, नहीं। इस वजह से पता है क्या हुआ, 1922 फरवरी के महीने में गोरखपुर यूपी के अंदर एक जगह है चौरी चौराहा, वहां पर पीसफुल काम हो रहा था, बट हमारे कुछ भारतीय लोगों ने पुलिस वालों को वहां जला दिया। गांधी जी के कान में जब ये बात पड़ी ना, तो गांधी जी कहाँ मानने वाले, उनको थोड़ी ना पसंद है खून खराबा, तो गांधी जी ने मूवमेंट समझ जाओ बंद कर दिया। ये देखो चौरी चौरा, ये पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था, और फिर ये वायलेंट क्लैश में बढ़ गया, तो फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी बंद कर दिया। पूछता भी है, नेम द प्लेस वेयर द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, बताओ कौन सी प्लेस है कि एनसीएम जहां कॉल्ड ऑफ हुआ, नॉन कॉपरेशन जहां कॉल्ड ऑफ हुआ। क्लियर। अब इसके बाद बीच में ना कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं होता। एक बरदौली सत्याग्रह जरूर होता है वल्लभ भाई पटेल द्वारा गुजरात के अंदर, छोटी मोटी पार्टीज जरूर बनना चालू हो गई थी, लोग अलग हो गए थे गांधी जी की फिलॉसफी की वजह से। जैसे कुछ पार्टीज अगर आप देखोगे कि कौन कौन सी सर बनना चालू हो गई, एक अलग पार्टी बनी जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी में मेन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यंग लोग थे जो वायलेंट तरीके से इंडिपेंडेंस को चाह रहे थे कि यार वायलेंट तरीके से जीतना जाए। फिर इसी समय अलग अलग पार्टी, जैसे अब एक तो INC है ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर एक और इंसान थे, सैड बात यह है कि हमारे बुक में उनकी जगह नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, वीर सावरकर, उनका नाम है वीर सावरकर। एक सेकंड दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी ये क्लास 10 सोशल की बुक है, तो जैसे अगर इसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया खोलते हैं, तो क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन के अंदर बहुत पर्टिकुलर हूँ चीज़ों को लेकर, मैं आड़ी टेढ़ी नॉलेज नहीं देता हूँ अनलाइक यूट्यूबर्स। जैसे आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, देखो जैसे इसी पेज के ऊपर खुदीराम बोस, मदन लाल डिंगरा, क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ा सकते, बट क्लास में हम, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा रहती है, तो हम बताते हैं। ये देखो, फिर जैसे आपको अभी मैंने उधम सिंह के बारे में बताया, अभी फिर इनके बारे में शायद आपको ना पता हो, अभी अभी केसरी 2 मूवी आई है इनके ऊपर, संकनन नायर, देखो। फिर जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ये वीर सावरकर। तो अगर आपको ये बुक लेनी है जिसमें काफी कुछ है, नॉट सिर्फ कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर की, इसमें हर चैप्टर के ऐसी चीजें हैं जो आपको पता हो, नॉलेज काफी इंक्रीज होती है इससे, और प्लस लास्ट में इसके मैप भी दिए हुए हैं, पूरे सारे मैप प्रॉपर प्रिंटेड, प्रॉपर मार्क्ड, प्रॉपर तरीके से किए हुए हैं। तो ये बुक अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर अभी एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर पे अगर आप टेक्स्ट कर देंगे, फिर हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और फिर आप उस पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में भी उपलब्ध है, कलर में भी उपलब्ध है, जो आपको पर्टिकुलरली सही लगे। खैर, अब वापस आते हैं। एक और इंसान थे जिनका नाम था वीर सावरकर, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, महासभा, हिंदू महासभा। तो वो भी एक पार्टी थी और उनकी भी पार्टी चली, बट वो एक अलग स्टोरी है कि उनको फिर सेल्यूलर जेल में डाला गया, अंडमान निकोबार की जेल में डाला गया। मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, काफी कुछ उसके अंदर हुआ था। तो सर ऐसे अलग अलग पार्टीज बनना चालू हुई और धीरे धीरे फिर और ब्रेकअप होने लगा। 1928 के अंदर पार्टीज अलग अलग भी हो गई और चीजें अलग होने लगी। जैसे एक इंसान थे चित्रवंती दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, इन्होंने भी खुद की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। अब देख रहे हो आप, कांग्रेस के इंटरनली चीजें बिगड़ रही है, इंटरनली अब सही नहीं हो रहा है, तो आप बाहर से तो क्या ही कर पाओगे। और इन्होंने बोला कि अब हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे, और फिर नेहरू जी, यंग लीडर सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला अब है ना हमको मास एजिटेशन करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी बातें करना चालू करनी पड़ेगी। तो अब देख रहे हो आप, पूरा सब अलग अलग होते जा रहे हैं।
और इसी समय इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करने वाले आ रही थी दो चीजें, एक तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे चीजों की प्राइस बढ़ना चालू हो गए, महंगाई बढ़ना चालू हो गई। तो उस समय और दिक्कत है, क्योंकि अब हम कैसे टैक्स भरेगा, एक किसान कैसे टैक्स भरेगा, एक इंडस्ट्री वाले लोग क्या करेंगे, तो काफी दिक्कतें होने लगेगी। इसी बीच मोतीलाल नेहरू एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं 1928 के अंदर। तो ब्रिटिशर्स समझते हैं कि एक काम करते हैं, इनको थोड़ा झांसा देते हैं इंडियंस को। तो ये क्या करते हैं, कमिटी भेजते हैं ब्रिटेन से। उस कमिटी का नाम होता है साइमन कमीशन। क्या नाम होता है उस कमिटी का? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का काम क्या होता है सर? इंडिया में आती है और ये इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर चेंजेस सजेस्ट करेगी, बदलाव सजेस्ट करेगी। वेल एंड गुड, अच्छी चीज है। और इसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। और दिक्कत क्या, अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है तो भारत के लोग तो होने चाहिए ना। अरे यार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिम्मेदारी है, जो नॉलेज है, वो भारत के लोगों को पता होगी। आपको कैसे पता? बट सातों के सातों ब्रिटिशर्स। तो हमने इसका फिर भर तरीके से, अच्छे तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया, काफी अच्छे तरीके से। ये देखो, सर जॉन साइमन, और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, नो इंडियन मेंबर, नो सिंगल इंडियन मेंबर। तो देखो इसका स्वागत हुआ ऐसे, गो बैक साइमन, है ना, साइमन गो बैक साइमन। काफी स्ट्राइक्स हुआ, काफी सारी इसके अंदर चीजें होना चालू करी। इसी के अंदर एक समय था जो आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय। बड़े एजेड इंसान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के एक पुलिस अफसर थे, उन पुलिस अफसर्स ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया कि लाठी चार्ज करो यार, दिक्कत है। लाठी चार्ज किया। सरदार वल्लभ भाई लाला लाजपत राय को इतनी लाठी मारी गई। बूढ़ा इंसान। मैं बोल रहा था ना आपको कि ब्रिटिशर्स का जमीर नहीं है, अंग्रेजों का जमीर नहीं है, ये डरते नहीं है, इनमें इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं। तो एक बूढ़े इंसान को आपने इतना मारा, वो इतनी चोट लगी उनको, जब वो बेड रेस्ट पे गए चंद दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। ये जमीर, ये ब्रिटिशर्स। और मैं बता रहा हूं ना, ब्रिटिशर्स नहीं समझते इसे पाप, हम समझते होंगे क्योंकि हम में इंसानियत है, हम में चीजें हैं, ब्रिटिशर्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए HSRA, जो मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स प्लान बनाते कि हम उस अफसर को मारेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग प्लान करते कि अब हम मारेंगे, अब हम नहीं छोड़ेंगे। और अच्छी बात क्या है, आपके बुक में इनकी जगह नहीं है। टोटली एग्रीड यार, क्यों देना? अरे नहीं बेटा, वायलेंस वाली जगह नहीं दे सकते। गांधी जी को कैसे पढ़ाएंगे? भगत सिंह थोड़ी ना कोई थे, राजगुरु थोड़ी ना कोई थे, सुखदेव थोड़ी ना कोई थे, चंद्रशेखर आजाद थोड़ी ना कोई थे। ना बेटा ना, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, पाप पड़ता है, नहीं पढ़ाएंगे। पर मैं तो पढ़ाऊंगा ना। भगत सिंह, सुखदेव, शिवाराम, राजगुरु एक प्लान बनाते हैं कि भाई मारेंगे, और ऑल दो फेल हो जाते। प्लान रहता है, मैं अभी इसकी एक शॉट डाल रहा हूं, अभी यहाँ पर तो स्टोरी नहीं बता पाऊंगा, बड़ी स्टोरी। प्लान बनाते हैं ये लोग, जिसको मारने गए थे उस पुलिस वाले को तो नहीं मार पाते, बट दूसरे को मार देते हैं। बट एक संदेशा जरूर जाता है ब्रिटिशर्स के पास कि भाई कोई लोग तो आए हैं। फिर कुछ समय बाद जब भी वहां से फरार हो जाते हैं तो इनको लगता है भगत सिंह छुप चुका है, और भगत सिंह ने बोला बेटा नीचे गए हैं, अभी तुमको आवाज दिखाते। तो फिर ये दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। और जब वो साइमन था ना, जो जॉन साइमन वहां पर स्पीच दे रहा था, बॉम्ब वही मारने वाला नहीं, ग्रेनेड टाइप ऑफ स्मोक बम, स्मोक ग्रेनेड की स्मोक करेगा और डराएगा। और वहां पर एक नारा देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। और ब्रिटिशर्स ने जब इनको फांसी चढ़ाई तो गांधी जी के पास था ऑप्शन कि वो लड़ सकते थे, नहीं लड़े, नहीं किया कुछ, और भगत सिंह की फांसी होने दी तो होने दी। यही होता है सर हमारे देश में। तो देखो, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से ये बिलोंग करते थे। रेजिस्टेंस का एक बहुत फेमस सिंबल बने,
और इन्होंने मारने की कोशिश करी थी जॉन सॉन्डर्स को। जॉन सॉन्डर्स को मारने की कोशिश करी थी और 28 के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ को इन्होंने एक क्रांति मानी कि यार मैं नहीं छोड़ूंगा उस ब्रिटिश अफसर को जिसने ये दरिंद्रता करी है। और इनकी डेयरिंग एक्शंस और इनकी वजह से इनको मार्च 23 1931 को फांसी की सजा पर सुना दिया जाता है। तीनों को फांसी की सजा पर सुनाया जाता है और काफी दरिद्रता से हमारे भारत के कुछ स्वतंत्र सेनानियों को उस समय मारा गया था। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद क्या होता है, गांधी जी इस समय एक चीज चालू करते हैं कि सॉल्ट मार्च। उनको पता था कि नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, और नमक पे लगने वाला जो टैक्स है, नमक पे लगने वाला जो व्यय है, वो गलत है। अमीर के लिए तो शायद परचेज हो जाएगा, बट गरीब कैसे परचेज करेगा, गरीब तो कैसे ही खाएगा वो। तो अब गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना फेमस सॉल्ट मार्च। सबसे पहले वो उस समय की ब्रिटिश वॉइसरॉय इरविन को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में 11 डिमांड्स लिखी जाती है और उन 11 डिमांड्स में एक डिमांड ये भी रखी जाती है कि हम सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन डिमांड्स में ये भी लिखा था कि भैया अगर तुमने 11 मार्च तक ये डिमांड पूरी नहीं करी तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर दूंगा, एक नया आंदोलन चालू कर दूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इरविन तो डेढ़ चढ़ा, इरविन तो मानने से रहा। तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना फेमस सॉल्ट मार्च। तो देखिए सबसे पहले लेटर लिखते हैं जिसमें 11 डिमांड्स होती है उनकी, जिसमें वो अबॉलिश करना चाहते हैं सॉल्ट टैक्स। बट उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम सिविल कैंपेन चालू करेंगे, 11 मार्च तक हो जानी चाहिए। नहीं मानते तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना फेमस सॉल्ट मार्च, जो 78 अपने वॉलेंटियर्स 78 उनके ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ ये स्टार्ट करते हैं। कहां से? 240 माइल्स का सफर होता है साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम था, और ये जाते हैं कोस्टल टाउन दांडी तक। कहां तक जाते हैं? कोस्टल यानी समुद्र के पास पड़ने वाला इलाका, वहां जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, अच्छा बीच बीच में अपना सत्याग्रह का चीजें भी बताते थे, लोग सुनने आते थे, वुमेन्स को बताते थे कि देखो ऐसा ऐसा है। जैसे ही वो पहुंचे, 24 दिन तक ये टोटल चले, और जैसे ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, तो वहां से समुद्र का पानी निकालते हैं, बॉईल करते हैं, और ये आंदोलन सफल माना जाता है और यहां से सॉल्ट के ऊपर टैक्स को अबॉलिश माना जाता है। अब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, फैक्ट्रीज को बॉयकॉट करना चालू कर दी, तमाम चीजें होने लग गई उस समय। और जैसा गांधी जी ने बोला भी था कि मैं सिविल लॉन्च कर दूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वैसा ही होता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हो जाता है और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने बोला था भैया देखो, नॉन कॉपरेशन में तो कॉपरेट करने को मना किया था, बट इसमें तुम्हें बोलता हूं कि आप डिसओबे करो, रूल्स ब्रेक करो, तोड़ो फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन अहिंसावादी तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से। अब जब ये मूवमेंट चालू हुआ, क्योंकि इतने साल बाद चालू हो रहा था, लगभग 10 साल बाद चालू हो रहा था, तो 10 साल बाद जब लगभग चालू हो रहा था तो लोगों में एंथुसियाज्म था, लोग आए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अब जब लोग आए, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, किसी ने पैसों से तो किसी ने अपनी फिजिकल फोर्स से बहुत मदद करी, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को अरेस्ट करना चालू करती है, जेल में डालना चालू करती है। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। बहुत बड़ा नंबर है सर, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इतने तो जेल कम पड़ना चालू हो गए थे। अब गांधी जी को लगा ये मूवमेंट है ना खराब डायरेक्शन में जा रहा है, तो गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। क्या करें यार, बंद तो करना इनका परम सिद्ध अधिकार है। तो गांधी जी इसको बंद कर देते हैं और गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। एक समझौता साइन करते हैं। समझौता ये रहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी लीडर्स या जितने भी लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़ देगी, बदले में गांधी जी को मूवमेंट बंद कर कर आना पड़ेगा लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। ये डील करी जाती है और फिर ये डील डन होती है। आओ मैं आपको उसको पढ़ाता हूं। तो देखो, सिविल डिसोबीडियंस का बिगिनिंग, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करा, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम टैक्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन करना चालू करा, फॉरेस्ट लॉज वायलेट होना चालू कर दी, फिर गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना चालू करा, 1 लाख लोग लगभग अरेस्ट करे। फिर गांधी जी इसमें अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं और फिर वो गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। ध्यान रखना, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो बॉयकॉट करी थी कांग्रेस ने, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। अब यहां जाते तो हैं,
बट वहां पर उनकी बात ही नहीं सुनी जाती, इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं होती है। और इस वजह से गांधी जी जब इंडिया लौटते हैं तो बड़े मतलब मायूस होके, बड़े क्या बोलते हैं ना, एक गंदी फीलिंग से आ रहे थे कि यार मेरी बात ही नहीं सुनी गई, और अभी तो झटका लगने वाला था, जो वादा किया वो नहीं निभाना है। ब्रिटिशर्स ने वादा किया था ना कि हम लीडर्स को छोड़ देंगे ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना। गांधी जी आए, उन्होंने देखा जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गाफर खान जो इनके एक प्रोमिनेंट फॉलोअर थे, सब अभी भी जेल में ही है। तो गांधी जी गुस्से में, ओए भाई ये क्या है। तो गांधी जी रीलॉन्च करते हैं सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस को रीलॉन्च करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अब आपने पहले चालू किया, लोग आए, साथ दिया, लोग एंथुसियास्टिक थे, बट आपने फिर सडन बंद कर दिया। फिर आप रीलॉन्च कर रहे हो तो रीलॉन्च में थोड़ी ना लोग आएंगे, रीलॉन्च में थोड़ी ना लोग आएंगे। तो देखो, जब उनको पता चला गाफर खान, नेहरू जेल वगैरह में थे, तो विद ग्रेट डिमेंशन गांधी जी वापस रीलॉन्च करते, बट 34 तक, 1934 तक ये मोमेंटम छोड़ देता है, ये मोमेंटम खत्म हो जाता है, ये मूवमेंट बंद हो जाता है। ये देखो, ये फेमस सॉल्ट मार्च है, ये फिर मूवमेंट है। पता है आपकी बुक यहाँ तक खत्म भी हो जाती है, आपकी बुक यहाँ तक खत्म भी हो जाती है। मतलब एक्चुअली वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़ाती, अभी है चैप्टर तो बाकी है, बट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़ाती कि इसके बाद क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बस बॉक्स लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, छोटा सा, छोटा सा लिखा हुआ है, बट बहुत बड़ी चीज थी क्विट इंडिया मूवमेंट। सुभाष जी कैसे जाते हैं हिटलर के पास, फोर्सेस लेके आते हैं, बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, अंडमान को वो करवाना, लिबरेट करवाना, वगैरह वगैरह काफी चीजें थी। बट खैर, हम एनसीईआरटी को कितना ही कोस देंगे। अब इसमें किन किन लोगों ने पार्ट लिया, तो इसमें 5 लोगों का पार्टिसिपेशन मेन पढ़ाया जाता है। रिच फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, इंडस्ट्रियल क्लास, वर्किंग क्लास, वुमेन। आइए, रिच पीजेंट्स, इनकी जैसे कौन कम्युनिटीज है, पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स, जट्स लिखा है, जट्स, जट्स होगा, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें। अब इनके पास क्रॉप्स था, बट ये भी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो बताया था मैंने कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। और इनका मेन डिमांड ये था कि आप जैसे जो किराएदार होता है, जो पुअर फार्मर्स जो इनके खेत में काम करते थे, तो इनका मेन ये था कि पुअर फार्मर्स का जो वो है, क्या बोलते हैं, टैक्स है, वो नहीं माफ हो, क्योंकि अगर उनका टैक्स माफ हो गया तो इनकी नुकसान हो जाएगा, इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीजें नहीं चाहते थे। देखो, ये काफी एंथुसियास्टिक थे जब ये आए थे, काफी कुछ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बॉयकॉट प्रोग्राम्स में, और इनका बेसिकली हायर रेवेन्यू से था। और भाई ये जब मूवमेंट बंद हुआ ना, तो ये बड़े गुस्सा हुए, बोले यार ये क्या था, हमारी तो डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हुई, और हमारी डिमांड्स पूरी हुई नहीं और आपने मूवमेंट बंद कर दिया। तो जब रीलॉन्च हुआ तो ये वापस आए भी नहीं, ये दिक्कत थी। फिर देखो, पुअर फार्मर्स, पुअर पीजेंट्स, इनकी डिमांड थी नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन, कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे भाई, बहुत दिक्कत है, नो रेंट कैंपेन, महंगाई तो थी। बट कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि अगर इन्हें सपोर्ट कर लेते तो अमीर पीजेंट्स तो नाराज हो जाते ना, इस वजह से बेटा। तो देखो, रेंटेड लैंड था इनका, और इनकी इनकम काफी ड्विंडल हुई थी, कम हो गई थी, और फिर बहुत मुश्किल था। और इन्होंने रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड से ये अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, जैसे मैंने बोला, कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया सर। फिर आती है इंडस्ट्रियल क्लास, वर्किंग क्लास, ये छोटी सी थी, ज्यादा पार्ट भी नहीं लिया नागपुर रीजन के अंदर। इनकी डिमांड मेनली थी वर्किंग आवर्स, बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छी सैलरीज, अच्छी वेजेस, बट ज्यादा इनका था नहीं। गांधी कैप्स वगैरह पहनी थी, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। नागपुर रीजन के अंदर इन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, वर्किंग कंडीशंस के लिए, लो वेजेस, इनके लिए इनका मेन प्रोटेस्ट था। मेन ये है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वालों के पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट बिजनेस क्लास का मेन डिमांड ये था कि फॉरेन के आने वाले गुड्स को हटा दिया जाए, टैक्सेस को हटा दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, ये मेन था। तो देखो, इनका था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो सर हमें इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स से, फॉरेन एक्सचेंज के रेशियो को देखो, ये सारी चीजें। और इसलिए इन्होंने कमिटीज बनाई थी, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ कमर्शियल कांग्रेस, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और मेन लीडर जैसे पुरुषोत्तम दास, GD बिरला, आपने नाम सुने होंगे। और वही शुरू में इन्होंने काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया, मॉनिटरी लेवल पे काफी प्रोवाइड सपोर्ट किया, बट मूवमेंट बंद हो गया तो फिर ये भी गुस्सा हो गए और फिर ये आए नहीं वापस। फिर आती है वुमेन। वुमेन के अंदर मेनली सॉल्ट फैक्ट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, घर में कामकाज देखना, ये सारी चीजें वुमेन ने देखी। देखो, बहुत सारी वुमेन्स आई थी, और सिविल डिसोबीडियंस के समय अरेस्ट भी काफी हुई थी,
प्रोटेस्ट मार्चेस हो गया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर हो गया, फॉरेन गुड्स को पिकर करना हो गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जेल में गई और काफी ज्यादा इनको दिक्कत भी हुई। अब एक चीज आती है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों खराब हुआ, लिमिटेशंस क्या थी, खराबियां क्या थी। अरे सर खराबियां ही खराबियां थी। एक तो दो बार लॉन्च, सबसे बड़ी दिक्कत, मोमेंटम ही लॉस हो गया 2 बार लॉन्च में। दूसरा, पुअर लोगों का नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं मिलना। फार्मर्स के जो नो रेंट कैंपेन था, कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया। तीसरा, याद करो नॉन कॉपरेशन में तो वो खिलाफत इशू की वजह से मुसलमान लोगों ने पार्ट भी लिया था, बट यहां पर तो मुसलमान लोगों ने पार्ट भी नहीं लिया। इस वजह से आपने एक लीडर का नाम सुना होगा, पाकिस्तान के नोट पर है, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो वो मुस्लिम लीग, अब वो मुस्लिम्स का अलग एरिया मांग रहे हैं, इसलिए तो पार्टीशन भी हुआ, क्योंकि हमने मुस्लिम्स को एलिएंटेड फील करवाया, अलग फील करवाया। वो सारी दिक्कतें हो गई इसमें। फिर कांग्रेस का दलित कम्युनिटी, निचली कम्युनिटी, ऑप्रेस्ड क्लासेस कम्युनिटीज को साथ नहीं देना, तमाम रीजन से जिसकी सीडीएम की वाट लग गई। अच्छा सर, ये जो दलित क्लास की बात करी मैंने, ऑप्रेस्ड क्लास, एससी एसटी ओबीसी, पहले इनको हरिजन्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हरिजन्स, भगवान के बच्चे, हरि के जन। अब इनके लिए जो एक इंसान ने खड़े हुए वो थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। हमारे इंदौर से चंद किलोमीटर दूर महू रीजन के अंदर इनका जन्म हुआ था। बहुत नीचे कास्ट से आते थे यार। और मैंने इनकी बुक पढ़ी थी तो मुझे पता चला था कि भाई काफी ज्यादा इन्होंने रिवोल्ट किया, काफी ज्यादा एजुकेशन के लिए रिवोल्ट किया, और भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हुए एजुकेशन के मामले में। ऐसे ही नहीं, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये गांधी जी से भी भिड़े थे, बोले थे भैया मेरे को मेरी दलित कम्युनिटी के लिए चीजें चाहिए। क्या भिड़े थे? इन्होंने बोला था कि मेरे को मेरी दलित कम्युनिटी के लिए अलग इलेक्शंस करवाने, सेपरेट इलेक्शंस करवाने। बट गांधी जी का मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो यूनिटी नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी और देश टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो और गांधी जी ने एक धमकी भी दी थी कि मैं फास्ट एंटिल डेथ करूंगा। तो इन दोनों के बीच में एक साइन होती है, एक ट्रीटी साइन होती है, पूना पैक्ट बोलते हैं इसको। पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग दलित्स वगैरह के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी। एससी एसटी ओबीसी के लिए आज भी सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शंस के अंदर रिजर्व कर दी जाएगी। बट इनको वोटिंग जनरली करवाई जाएगी जैसे आम जनता की होती है। तो ये पूना पैक्ट भी था, देखो जैसे लिखा भी होगा, हाँ ये दलित्स वगैरह। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में, पूछेगा ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने, अंबेडकर साहब ने किया था। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी से मिले थे, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे थे, सेपरेट इलेक्शंस की बात कर रहे थे। बट सितंबर 1932 के अंदर फाइनली पूना पैक्ट होता है, जिसमें एससी एसटी को अलग कर दिया जाता है, सीट्स अलग कर दी जाती है इलेक्शंस की, बट कहीं ना कहीं इनको जनरल इलेक्शन से ही वोट मिलेगा। फिर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस अलग होने लग गई, सीडीएम का एक और नुकसान, ये वाली सारी चीजें। और जैसे मैंने बोला, ये हैं हमारे प्यारे भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लास्ट टॉपिक आता है दोस्त, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बट आजादी अभी दूर है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग आखिरी है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है, याद करो यूरोप में हमने जर्मेनिया और मरेनिया के बारे में पढ़ा था, रोमांटिक इमेजिनेशन, कारोल कोरपुन्स्की के बारे में पढ़ा था। वैसे ही यहां पर भी हमारे इंडिया के सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करिए, चाहे वो भारत माता की इमेज हो जाए, नेशनल एंथम हो जाए, रिकलेक्शन हो जाए, सॉन्ग्स हो जाए, पोएट्री हो जाए, म्यूजिक हो जाए, इन सब से छोटा सा टॉपिक है। देखिए, तो जैसे भारत माता की इमेज होती है, फिर इन्होंने पहली इमेज इन्होंने बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर वंदे मातरम एज अ हिम ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। फिर स्वदेशी मूवमेंट के लिए अबिंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस इमेज बनाई थी भारत माता की। फिर ऐसे फिगर को पोर्ट्रे किया गया कि भाई ये है, ऑल्दो ये फिक्शनल फिगर थी, याद है इनको हम फीमेल एलिगरी बोलते थे। फिर विलेजेस में टूर करते थे, सॉन्ग्स, लीजेंड्स वगैरह वगैरह को, फिर ट्राई कलर फ्लैग वगैरह वगैरह काफी चीजें करी गई ताकि देश में आजादी की लहर चल पाए। जैसे ये एक आपको फोटो देखने को मिल रही होगी, देखो एक्चुअली यहां तक चैप्टर खत्म हो जाता है, आगे की वीडियो आप भले छोड़ सकते हो, 5-7 मिनट 10 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो है, भले यहां से आप जा सकते हो, जिसको जाना हो कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे भारत को आजादी अभी तक मिली नहीं थी। सिविल डिसोबीडियंस जैसे ही खत्म हुआ, सब टूट चुके थे, मूवमेंट बिखर चुके थे, कोई सहारा नहीं दिख रहा था कि इंडिपेंडेंस कहां से आएगी। इसी बीच एक, कहते हैं किस्मत का तारा बदलता है। इसी बीच हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषणा करता है। आपको अगर याद हो, 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पे हमला कर देता है। कब, कहां पे हमला कर देता है? पोलैंड पे। सेकेंड विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला हिटलर के द्वारा, इसके अंदर दो कम्युनिटीज थी। एक थी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में अगर आपको याद हो, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, ये सारे थे। यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, अदर कम्युनिटीज, अदर यूरोपियन नेशंस, ईयू लिख देता हूं, यूरोपियन नेशंस, बेसिकली यूरोपियन यूनियन। अब सर वापस से ब्रिटेन आ चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब ये हमारे पास एक मौका था, क्योंकि ब्रिटेन लग चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी हिटलर से डर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन, हिटलर बहुत खतरनाक लीडर था, नो डाउट। फ्रांस को कब्जा लिया था, ब्रिटेन को हरा नहीं पाया था, बट टसमस चल रही थी। अब हमको मौका मिला कि जब वॉर में शिफ्ट हो गए ना, तो यहाँ से हमको एक मौका मिला कि अब हम एक और मूवमेंट चालू करेंगे। तो गांधी जी एक लास्ट मूवमेंट चालू करते हैं, जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका एक स्लोगन दिया जाता है, डू और डाई। करो और मरो की सिचुएशन है सर, या तो करो या मरो की सिचुएशन है, डू और डाई। सर एक इंसान हुए जिनको मैं बहुत प्रेस करता हूं, सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो विजनरी लीडर थे जो, जिनसे सब कोई डरता था। गांधी जी भी जानते थे भाई ये इंसान खतरनाक है। गांधी जी के बड़े अच्छे फॉलोवर थे, काफी अच्छे फॉलोवर थे, बट 1935 1936 के जैसे जैसे आया तो उन्हें समझ में आ गया था कि नॉन वायलेंस, अहिंसा वाली सोच अब नहीं चल पाएगी। अब वी हैव टू कैटर द वायलेंस थिंग, अब हमको वायलेंस के लिए जाना पड़ेगा। तो सुभाष बाबू समझाते हैं गांधी जी को, बट गांधी जी नहीं समझते, अड़ग थे काफी गांधी जी। तो सुभाष बाबू बोलते मैं अलग हो रहा हूं, और मैं वायलेंट तरीके से, वॉर तरीके से मैं भारत को आजादी दिलवाऊंगा। और भैया क्या इंसान थे, लड़ रहे हैं ब्रिटेन से, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम एक्सिस पावर के पास जाएंगे जो इनके अगेंस्ट में। तो सुभाष बाबू एक्सिस पावर के पास जाते हैं, सुभाष बाबू एक्सिस पावर के पास जाते हैं मदद मांगने कि तुम इंडिया पे अटैक करो और इंडिया में से ब्रिटिशर्स को हटाओ ताकि हमारा भारत देश आजाद हो जाए। पहुंचते हैं अलग जगहों पर, जर्मनी पहुंचते हैं हिटलर से मिलने, हिटलर से बात होती है, बट हिटलर मना कर देता है, बोलता है नहीं यार, मैं तो देखना चाहता हूं इंडिया को एज अ मरे, इंडिया ऐसे ही रहे ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट हिटलर को एक चीज दिखती है, वो चीज दिखती है कि भाई ये बंदा इंडिया से छुप छुपा कर जर्मनी तक आया है अपने देश को आजाद करवाने। मतलब हिटलर वाज सो अमेज्ड कि भाई कौन है, क्या लीडर है भाई ये। और हिटलर हैरान। तो हिटलर ने जापान को बोला एक काम करो, एक टुकड़ी दे दो, एक आर्मी की एक टुकड़ी दे दो। तो जापान ने एक टुकड़ी दी, वहां से एक फौज बनती है, आजाद हिंद फौज। क्या बनती है? आजाद हिंद फौज। ये देखो, ये आर्मी, आईएनए भी बोलते हैं हम इसको, इंडियन नेशनल आर्मी, पहली नेशनल आर्मी। फिर ये वॉर लड़ने के लिए जापान के थ्रू म्यांमार, क्योंकि हमारे ईस्टर्न एरियाज में पड़ता है, म्यांमार से फिर नागालैंड वगैरह यहाँ तक पहुंचते हैं। 2 बैटल लड़े जाते हैं, बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, दोनों हम जीतते हैं। सुभाष बाबू वाज अ ग्रेट पायनियर लीडर, बट अल्टीमेटली क्या होता है ना यार, जब ये चल रहा था, अब नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत पड़ती है, तो उस समय बारिश से सोल्जर्स को ले जाना, सप्लाईज कम होना, फिर जापान की भी अपनी कंडीशंस थी, अगर आपने पढ़ा हो तो अमेरिका ने उसके ऊपर फिर अटैक कर दिया था, फिर वो जापान और अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा था, पाल हार्बर वाली चीज अगर आपने पढ़ी है, तो फिर जापान भी अटक गया था और फिर हमको वो उतनी रिसोर्सेज नहीं दे रहा था। तो अब हिटलर बोल रहा हूँ, अब सुभाष बाबू ने सोचा यार अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। उनका एक वो था, नारा था, चलो दिल्ली,
चलो दिल्ली, ताकि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सरकार तक पहुंचा जाए और हम दिखा पाए कि हम कौन है। हमने खुद की आर्मी बनाई है, हम हारने वालों में से नहीं है, हम ब्रिटिशर्स को हराने वालों में से। सोचो इतना खतरनाक इंसान जर्मनी से जापान, जापान से आर्मी लेकर पहुंच गया, तो बहुत बड़ी बात होती है ना सर। अब हुआ क्या, जब ये वॉर चल रहा था तो सुभाष बाबू समझ गए थे कि अब हमारी बात नहीं हो पाएगी, अब हमारी चीजें ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाएगी, रेनफॉल ज्यादा हो रही है, रिसोर्सेस नहीं है, जापान सपोर्ट नहीं कर रहा है, काफी चीजें हो गई थी। सुभाष बाबू बैकफायर करते हैं कि नहीं अब पीछे चलते हैं, अब नहीं हो पाएगा। जब ये वॉर वगैरह हो भी रहे थे तो उस समय आईएनए के यानी जो आर्मी थी उसके 3 लोग फंस जाते हैं, ब्रिटिशर्स उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, फिर उनकी ट्रायल्स किए जाते हैं। ट्रायल्स मतलब कि क्या वो कन्विक्ट है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के हुए थे कि अब इनको मार देंगे, फांसी दे देंगे, वैसे ही इनके हो रहे थे। जब इनके ट्रायल्स हो रहे थे तो लोगों को पता चल गया था कि भाई ऐसी आर्मी है, जापान से आई है, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो लोगों ने ट्रायल्स होने ही नहीं दिए, काफी प्रेशर डाला ब्रिटिशर के ऊपर, काफी प्रेशर डाला कि बेटा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। 1944 1945 की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये काफी प्रेशर डाला गया उस समय। और फिर साथ साथ में अब ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं वॉर हार गया था, है ना, वॉर जीत गया था, बट वॉर जीतते समय भी उतना पैसा गंवाना, उतने लोग गंवाना। अब ब्रिटिश सल्तनत को ये समझ में आ गया था कि अब अगर और ज्यादा हमने इंडियंस को जकड़ के रखा तो अब और दिक्कत हो जाएगी, उनको समझ आ गया था। और फिर ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर पार्टी चेंज होती है, वो पार्टी बोलती है कि अब हम भारत को आजाद करेंगे। तो फाइनली एक लास्ट वॉइसरॉय आते हैं इंडिया के अंदर, लॉर्ड माउंटबेटन, वो आते हैं और फिर ये पाकिस्तान का पार्टीशन भी होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। और फाइनली 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिलती, ऑल्दो पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली थी। इट इज नॉट अ नेशन, इट इज अ बॉन्ड नेशन, इट इज अ बॉन्ड नेशन। और 15 अगस्त सन 1947 को हमारे प्यारे भारत देश को आजादी मिल जाती है। और फाइनली वो एक स्पीच जिसके कुछ चंद वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake and will go for the freedom। और इस तरीके से हमारे भारत को आज़ादी मिलती है। और ये चैप्टर तो 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हो चुका है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है आपको, क्योंकि मैं उन स्वतंत्र सेनानियों को 1-1.25 घंटे के अंदर नहीं पढ़ा सकता। मैं उन स्वतंत्र सेनानियों को 2 दिन, 1 साल, 5 साल भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र सेनानियों ने, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्होंने अपनी चीजें गंवाई, और बस क्यों, भारत की मातृभूमि के लिए। खुदीराम बोस एक ऐसे लीडर 14-18 साल की उम्र में मर गए। कौन कौन, मतलब मैं कितनों के नाम बताऊं आपको, कितनों के नाम बताऊं, भुट्टेश्वर दत्त, मदन लाल डींगरा, वीर सावरकर, कितने कितनों के नाम बताऊं, कितनों के बारे में पढ़ाऊं। मेरा बस एक अनुरोध है आपसे, अगर आप यहां तक पहुंच पाए, शायद 1 या 2 पहुंच पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप यहां तक अगर पहुंच पाए हैं तो आप में वो जज्बा है कि आप हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा वीडियो को लाइक करिए, मैं नहीं कहूँगा वीडियो को शेयर करिए, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन स्वतंत्र सेनानियों को याद करिए, उन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पढ़िए, वीडियो देखिए, यूट्यूब पे समझिए, ताकि आपको पता चले कि आज हम जिस फ्रीडम, जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं, वो लाइफस्टाइल, वो फ्रीडम उन स्वतंत्र सेनानियों की वजह से है। तो मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा अगले किसी ऐसे ही चैप्टर के अंदर। तो राधे राधे, जय हिंद।